नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। वैसे तो कंज्यूमर अड्डा में हम हमेशा वो विषय उठाते हैं जो कंज्यूमर यानी कि आम उपभोक्ता के डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ हो, लेकिन आज ऐसा विषय है जो उपभोक्ता से थोड़ा आगे बढ़कर है। ये आपके हमारे सबके जीवन से कुछ इस कदर जुड़ा हुआ है जहां आप शायद हमारा वो सोचना, विचारना, उस पर एक्शन लेना, उसके बारे में गंभीर परामर्श करना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारा सांस लेना, क्योंकि ये सांसों का ही संकट है। जी हाँ, देश में इस समय जो प्रदूषण का हाल है, दिल्ली की तस्वीरें आप सब देखते हैं, रोज़ देखते हैं, और बात अब सिर्फ दिल्ली तक रह नहीं गई, ये देश के दूसरे शहरों मसलन मुंबई और उसके अलावा अन्य शहरों में भी उतना ही खराब होता जा रहा है जितना हम दिल्ली की तरफ देख रहे हैं। वहाँ हो सकता है एक्यूआई इंडेक्स बाकी शहरों के मुकाबले ज़्यादा हो, देश की राजधानी, इसलिए खबरें भी आप तक ज़्यादा पहुँचती हों, लेकिन दूसरे शहरों में भी हवा की स्थिति अच्छी नहीं है और प्रदूषण के मानक अब खतरनाक लेवल पर पहुँच गए हैं जो आपके और हमारी सांसों के लिए एक संकट बनकर उभर रहे हैं। तो आखिर क्यों इतनी तेज़ी के साथ देश में हवा खराब हो गई है, क्यों इतना प्रदूषण बढ़ गया है और इसका क्या कोई उपाय नहीं है? हर साल उसी समय हम वो बातें सुनते हैं, खबरें बनती हैं, न्यूज़पेपर में छपती हैं, टीवी पे आता है, कार्यक्रम होते हैं, लेकिन वही ढाक के तीन पात की अगले साल स्थिति कोई ज़्यादा बदलती हुई दिखाई नहीं देती। तो आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों ये समस्या घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही है और क्या कोई उपाय है जिससे आप और हम मिलकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ शामिल हो रहे कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान। मेरे साथ यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल हैं विमलेंदु झा, जो कि एक बड़े इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। इसके अलावा भगवान केशव भट्ट साहब हमारे साथ हैं और सीएससी में एयर पॉल्यूशन एक्सपर्ट विवेक चट्टोपाध्याय, ये भी हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं। वातावरण फाउंडेशन से ताल्लुक़ रखते हैं भगवान साहब, तो ये भी हमारे साथ कार्यक्रम में है। विमलेंदु, आपसे हम शुरुआत करते हैं। आप और हम मिलके कई बार ये बातें कर चुके हैं, कई बार ये कार्यक्रम कर चुके हैं और अब तो कई साल निकल गए, लेकिन स्थिति वैसी की वैसी है। होता यही है कि हर साल ये जो सर्दियों के 3-4 महीने होते हैं तब बहुत सारी खबरें, बहुत सारी बातें, लेकिन अगले साल कुछ बदलता नहीं है। क्या कारण है? बहुत सारे उपाय तो किए जाते हैं, हम देखते हैं, तो क्या दिक्कत है? पॉल्यूशन के एंड पे दिक्कत है, उपायों के एंड पे दिक्कत है, कैसे समझे इसे? देखिए, सबसे पहले तो जो जितने उपाय किए जाते हैं वो शायद कागज पे होते हैं, या फिर जिस तरह के उपाय किए जाते हैं उससे प्रोपोर्शनेट जिस तरह का प्रॉब्लम है उस तरह का उपाय नहीं होता है। खासतौर पे अगर मैं कहूं कि अगले हफ्ते से ऑड इवन लाया जा रहा है दिल्ली में, जिस तरह की समस्या है, जिस तरह का एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली एनसीआर में है, उसमें एक छोटे से कुछ करोड़ गाड़ियों को रोकने से या कुछ लाख गाड़ियों को रोकने से इतनी बड़ी समस्या का समाधान नहीं होगा। और साथ ही साथ जैसा आपने कहा कि अगर समस्या पूरे साल की है, साल दर साल की है, तो उसके लिए एक एनुअल प्लान जो है या एक मल्टी ईयर प्लान जो है वो नहीं है। तो हम देखते हैं कि सिर्फ दोषारोपण की राजनीति होती है। स्रोतों का जो हम कहते हैं कि एमिशन का जो इन्वेंटरी है वो हमें पता है, पिछले 7-8 वर्षों से इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च हुआ है, जिससे हमें पता है कि 2 सोर्सेस हैं पोल्यूशन के। एक है एपिसोडिक सोर्सेज ऑफ पोल्यूशन, जो इवेंट्स होता है, जिसे कहते हैं कि हम पराली जलाने की जो घटनाएं अभी हो रही हैं, तो 2-3 हफ्ते तक बहुत बड़ा जो एक कारण दिल्ली के आसपास के और दिल्ली के आबो हवा का है वो स्टबल बर्निंग के कारण जो है, पराली जलाने के कारण है। लेकिन जो पेरिनियल सोर्सेज हैं, जो साल भर के सोर्सेस हैं, चाहे वो व्हीकलर पोल्यूशन हो, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन डस्ट हो, रोड साइड डस्ट हो, बायोमास बर्निंग हो, थर्मल पावर प्लांट्स हो, जिस तरह की अर्बनाइजेशन हुई है, जिस तरह से हर घंटे हर दिन जो है सैकड़ों पेड़ दिल्ली एनसीआर में काटे जाते हैं, इन सबों के कारण दिल्ली की स्थिति ऐसी हुई है। खासकर इस साल तो मैं खुद 2 दिन से बीमार हूं, और ये ऑफ कोर्स अगर आप देखें तो हर घर में अगर सब नहीं तो 50% लोग जो हैं वो बीमार हैं। और इसलिए ये सिर्फ एनवायरनमेंट के ऊपर की चिंता की बात नहीं है, बल्कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की चिंता की बात है। जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा अस्पताल सामने आए हैं, आईसीयूज में बेड्स नहीं है, नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, चाहे वो प्रेग्नेंट विमेन का हो, वृद्ध लोगों का हो या बच्चों का हो। तो एक बहुत ही एक अलार्मिंग सा स्टेटिस्टिक्स है जिसका संज्ञान सरकारों को सिर्फ इस
इस प्रदूषण फेस्टिवल जो जिसको हम कहते हैं कि 15 दिनों तक इसके ऊपर तो शायद थोड़ी बहुत चर्चा भी होती है, और वो चर्चा भी निरर्थक होती है क्योंकि सिर्फ दोषारोपण की चर्चा होती है, ना कि सोल्यूशन ढूंढने का और एक कारगर उपाय ढूंढा जाए जो कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म का हो, और वो दिखता नहीं है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हो या म्युनिसिपैलिटीज हो। जी, थोड़ा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कोशिश करेंगे। आप सही कह रहे हैं कि दोषारोपण ज़्यादा होता है, फिर राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन क्या वो सोल्यूशन हो सकते हैं और आखिर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? ऐसा क्या है कि कोई स्थिति में बदलाव नहीं आ रहा? भगवान विवेक साहब, एक चीज़ और है कि बात तो यहाँ दिल्ली की है और फोकस में भी हर साल दिल्ली रहता है, लेकिन अब देखिए धीरे धीरे आज अब हम देख रहे हैं कि मामला, अगर हम मुंबई या महाराष्ट्र की बात करें तो मामला वहाँ के हाई कोर्ट में है, जहाँ पर खुद कोर्ट संज्ञान ले रहा है। यहाँ पर भी AQI दिल्ली जितना खराब नहीं है, लेकिन काफ़ी खराब है, मतलब सांस लेने के लिहाज से तो काफ़ी खराब हो गया है। और दिल्ली मुंबई के अलावा कई ऐसे शहर हैं जिनके AQI उठा के अगर देखेंगे तो वो खराब से बदतर वाली स्थिति में है। तो क्या हो रहा है इन शहरों में? तो पराली का भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ पेरेनियल प्रॉब्लम्स की बात जो विमलेंदु कर रहे हैं, जो साल भर हो रही है, तो हम एक डेवलपिंग स्टेट से डेवलप्ड स्टेट की तरफ जा रहे हैं, तो शायद वो चीजें होती हुई भी नजर आएंगी। तो समस्या के किस सिरे को पकड़े, क्योंकि अब एक शहर की बात नहीं रह गई। देखिए, हर जगह अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, जिस तरह का शहरीकरण हो रहा है, वो अनप्लान्ड हो रहा है अभी। अभी जैसे कि कॉलोनीज बन जाती हैं या फिर टाउनशिप्स बन जाती है, परंतु उनकी ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग बाद में की जाती है या नहीं की जाती है। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए गुड़गांव। गुड़गांव बन गया, उसमें लोग रहने लगे, कारों के ऊपर डिपेंडेंसी बन गई। उसके बाद सरकार जाएगी कि भाई हमें बसेस लाने चाहिए या मेट्रो बनाना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये इंटीग्रेटेड प्लानिंग की एक बहुत बड़ी कमी है कि हम शहरों का विकास कैसे करें, क्योंकि हमारी आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा शहरों में अब फ्यूचर में जाके रहने वाला है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हम जितना भी बढ़ा रहे हैं, हम रोड्स या फ्लाईओवर्स या एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं, वो विद इन 6 मंथ्स टोटली चोक्ड हो जाते हैं। कारण यह है कि ट्रैफिक जो है वो अट्रैक्ट करता है अगर सड़कें उस तरह से बनाई जाएं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना हो। तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टमेंट का ही एक कमी है कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज है उनमें तालमेल नहीं है। एक मिनिस्ट्री कहती है कि प्राथमिकता दी जाएगी व्यक्तियों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सस्टेनेबल मोड्स वॉकिंग साइकिलिंग से ट्रेवल करते हैं। दूसरा मिनिस्ट्री ये है कि रोड्स एंड हाईवेज, उनका काम है रोड्स एंड हाईवेज बनाना, वो बनाए जा रहे हैं, उनको फंड्स भी मिल रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए कहाँ फंड है आप बताइए? सिर्फ मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का लोड नहीं ले सकता पूरे NCR क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में। मेरे ख्याल से इसमें ध्यान देना चाहिए। दूसरा सॉल्यूशन जो है, इंडस्ट्रीज क्लीन फ्यूल इस्तेमाल नहीं कर रही है, कई जगह क्लीन फ्यूल इस्तेमाल नहीं हो रही है और डर्टियर फ्यूल इस्तेमाल हो रही है। क्लीन फ्यूल जो है, पाइप नेचुरल गैस, उसकी कीमत कम करनी होगी। कोल और डीजल में टैक्स लगाना पड़ेगा ताकि उसे सब्सिडी दी जा सके। LPG उज्ज्वला प्रोग्राम के द्वारा दिया गया कई गरीब परिवारों को ये बहुत अच्छा कदम था, परंतु कनेक्शन देने से सिर्फ वो उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उनको सब्सिडी देनी होगी ताकि वो दूसरा कनेक्शन, तीसरा कनेक्शन और उसका लगातार उपयोग करें। मेरे ख्याल से हर लेवल में अगर हम सोचें, ग्राउंड रियलिटीज को देखें और तालमेल के साथ काम करें, हम दोषारोपण में न जाएं कि हरियाणा से आ रहा है तो दिल्ली हरियाणा को आरोप करेगा, तो इससे नहीं चलेगा। एक शहर दूसरे शहर को प्रदूषित करता है। हाँ, लेकिन तब थोड़ा सा ये सवाल आता है, हो सकता है उसमें मौसम का भी हाथ हो। आपने अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये कोई ऐसी चीज नहीं है, ये बहुत सारा अर्बनाइजेशन का साइड इफेक्ट है। लेकिन भगवान साहब, फिर ये साइड इफेक्ट, क्या मौसम इसमें एक बड़ा जिम्मेदार है कि आपको इन 3-4 महीने में बहुत ज्यादा हैवी होता हुआ दिखता है? बिल्कुल, मौसम का तो रोल अहम है कि जैसे हम देखते हैं कि दिवाली के पहले और बाद में टेम्परेचर लेवल काफी डाउन हो जाता है, तो इसके वजह से जो भी इमिशन हो जाता है, वो इमिशन जो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स होने का जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। यही कारण है कि वो जो इमिशन हुआ है उसको मौका नहीं मिलता है कि एटमॉस्फेयर रिलीज होने के लिए। अभी लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये विंटर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये हमेशा रहा है, लगातार रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम उसमें
धोरणात्मक स्तर पर जो प्रावधान करना चाहिए, जैसे हमारे सहकर्मी ने साथियों ने कहा कि ये मुद्दा जो मल्टी डायमेंशनल है, जैसे दिल्ली से लेकर 300 किलोमीटर का जो इमिशन सोर्सेस है, वो सिर्फ पराली नहीं है कि उसमें जो थर्मल पावर प्लांट है, वो पावर प्लांट का जो एफजीडी जैसी टेक्नोलॉजी उसमें इंस्टॉलेशन करने की जरूरत है। तो ये सोर्सेस को भी इसके नजरअंदाज हम ज्यादा देर नहीं कर सकते हैं। ये सवाल सर, ये एलिगेशन या ये करने की बात नहीं है, हमें इकट्ठा काम करना जरूरी है। इंडस्ट्रीज है, समुदाय है, लोग है और सरकार है। तो मुझे लगता है कि जैसे आपने सही कहा कि बॉम्बे में तो कोई पराली का मामला नहीं है, कोई स्टबल बर्निंग का मामला नहीं है, तो मुंबई का जो प्रदूषण है वो क्यों लगातार बढ़ रहा है? तो उसके पीछे हमें देखना पड़ेगा कि मुंबई में 6000 प्लस कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, उसमें जिस तरीके का जो डायरेक्शंस देना चाहिए, 2016 का ये जो गाइडलाइन है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो इम्प्लीमेंटेशन 2020, 21, 22 तक हुआ नहीं है। लगातार हम मांग करते आए कि इसका प्रभावी तरीके से अमल हो। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन जी जी हाँ, काफ़ी हद तक ये बातें सही हैं। तो विमलेंदु, मुझे ये समझ में आ रहा है पूरी बातचीत से कि देखिए, आप जिस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर डेवलपमेंट उसे कह लीजिए, अब ये हो सकता है कि डेवलपमेंट इनऑर्गेनिक है जहाँ पर पूरी तैयारी नहीं है, क्योंकि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करना है। अर्बनाइजेशन के दौर से आप गुजर रहे हैं जो कि और बढ़ेगा आने वाले वक्त में, तो इसे तो आप शायद नहीं टाल पाएंगे। अब यह है कि इसके साथ जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जिन नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, उन्हीं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो इसका कोई एक हल नहीं है कि आपने स्मोक टावर लगा दिए और ये कम हो गया। जी देखिए, विष को अगर आप अमृत के बोतल में डाल दें तो वो विष अमृत नहीं बन जाएगा। उसी तरह विनाश के जो कार्यक्रम हैं, जिस तरह से हमें पता है कि एक पर्टिकुलर विकास के मॉडल से अगर विनाश होता है तो उसको हम विकास नहीं बुलाएंगे। और वो बहुत बड़ी गलती हम कर रहे हैं कि अगर हम देख रहे हैं कि हर साल हमारे पास डेटा आता है, लैंडसेट का डेटा है जो कहता है कि 15 लाख लोग वायु प्रदूषण के कारण भारत देश में हर साल मरते हैं, तो हमें सड़क ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अपने बच्चों का लंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कॉल लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये बैलेंस है, विकास है तो इसका तो साइड इफेक्ट होगा ही। ये कैसा विकास, ये किसका विकास और विकास किस कीमत पे है, वैसे मूल सवाल भी हमें पूछने पड़ेंगे। और क्यों ना पूछें, क्योंकि अगर आप बहुत सारे देशों में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये सवाल पूछा, उन्होंने अपने मॉडल ऑफ अर्बनाइजेशन, मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडल ऑफ डिस्ट्रक्शन, इन सबों के ऊपर क्वेश्चन लगाया, तब जाके बहुत सारे शहर जो ऐसे ही एक महाकाल से गुजरे थे वो उससे बाहर निकले। चाहे वो बीजिंग हो, चाहे वो लॉस एंजलिस हो, चाहे वो लंदन हो, बहुत सारे शहरों की ऐसी ही विडंबना थी कि अपने विकास, सो कॉल्ड विकास की यात्रा में उनको भी ऐसे ही सिमिलर स्टेप्स, ऐसे ही सिमिलर समस्या से जूझना पड़ा। लेकिन एक अच्छी बात इन तीनों जगहों पे थी कि वहां पे सरकार थी। यहाँ पे सरकार के नाम पे या गवर्नेंस के नाम पे हमें बहुत बार नहीं मिलता है। मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है। ऑफ कोर्स ये पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, लेकिन इसका मुख्य कारण जो है हम और आप नहीं हैं। आपने अच्छी चीज उठाई, अच्छे उदाहरण उठाए। तो फिर वो जो तीनों शहर जिनका आपने नाम लिया, चाहे वो बीजिंग हो, चाहे वो लॉस एंजल्स हो, चाहे वो लंदन हो, वो कैसे बाहर निकले यहां से? क्या उन्होंने अपने विकास को रोका या उसके तरीके को बदला? विकास के रास्ते को रोका, उसके चॉइसेस को रोका कि अगर इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इंडस्ट्रीज रिहायशी इलाकों में नहीं होंगे। उन्होंने अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बूस्ट किया कि एक देश का इंडिकेटर, ये तो हम बहुत बार आपके चैनल और बहुत सारे चैनल्स जो हैं और सारे इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि आप कारों के खरीदने की संख्या से हम देश की प्रगति को देखेंगे, कितने लोग कार खरीद रहे हैं। तो आप देश के विकास के मापदंड को उसके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोबस्टनेस से नापेंगे या एक व्यक्ति विशेष के कैपेसिटी से नापेंगे? आप एक देश के समृद्धि को आपके पास कितने एयर प्यूरिफायर्स हैं उससे नापेंगे, जो 20,000 25,000 के एयर प्यूरिफायर्स हर कमरे में लगे हैं उससे नापेंगे, आपके पास कितने पेड़ हैं उससे नापेंगे। आप सड़कों का जो अच्छी सड़क आप प्राइवेट के लिए बनाएंगे या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बनाएंगे? तो वो सारे जो देखेंगे आपकी बहुत सारे शहरों में विकास को धीमा किया गया कि हम किसके लिए जल्दी जाना चाहते हैं। अगर हम मान लीजिए कि हम 10 साल के अंदर 5 ट्रिलियन
या 15 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाए, लेकिन हम ही ना बचें, क्योंकि वो भी तो डेटा है ना साथ। वो नंबर्स तो हम ट्रिलियन और इकोनॉमी की नंबर तो हम फर्ज कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन हमारे डॉक्टर्स जो कह रहे हैं कि दिल्ली में 12 साल लोगों की उम्र कम हो रही है, जो डॉक्टर्स का तो कोई यहाँ पे इकोनॉमिक एजेंडा नहीं है, तो वो बदनाम करने का एजेंडा नहीं, तो और एक स्टडी नहीं, इतने स्टडीज आ चुके हैं, तो वो चॉइस जो है विमलेंदु, ठीक है, मुझे ना यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं उसी को ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे कि करना क्या होगा, कौन से उपाय अपनाने होंगे, क्या विकास की साइकिल को थोड़ा अल्टर करना होगा, उसके तरीके को बदलना होगा, जरूरत पड़ेगी तो उसको धीमा करना होगा, वही उपाय है। दुनिया में अब तक क्या हुआ है जो इस तरह के उदाहरण है, और अल्टीमेटली सही बात है कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के लिए सब कुछ हो रहा है। आने वाली जनरेशन को आप क्या देंगे, जो आप आज करेंगे वही उन्हें मिलेगा। एक छोटा ब्रेक के बाद समाधान की तरफ 2 कदम और बढ़ाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं सांसों के संकट में कि किस तरीके से भारत में पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धर चुकी है, विकट हो चुकी है। अब बात दिल्ली तक नहीं रह गई, बल्कि अन्य शहर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। लेकिन उपाय क्या है, और जो हम बात करते हैं प्रदूषण की, क्या ये सिर्फ 3-4 महीने का फिनोमेना है या ये साल भर का मामला है? सिर्फ ये होता है कि सर्दियां आती हैं तो वो हमें एक बड़े स्वरूप में दिखता है, जहां पर वो आपके वातावरण से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन सांस तो हम उसी वातावरण में साल भर लेते हैं। तो चलिए कुछ और उपायों की तरफ। तो विवेक, जिस तरीके से विमलेंदु ने कहा कि आपको विकास को थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा, क्या विकास किस कीमत पर चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, तो क्या उपाय हो सकते हैं? हम कुछ दूसरे शहरों का, चाहे वो बीजिंग हो, चाहे लॉस एंजल्स हो, चाहे लंदन, इन सब का हमने वो तस्वीरें देखी हैं। ग्रेट स्मोक की बात करें या बीजिंग वाला मामला तो ज़्यादा पुराना नहीं होता, लेकिन कैसे तस्वीर बदलेगी? क्या उपाय होंगे कि आपके दोनों पहिए बराबर चले या एक कम ज़्यादा भी चले, लेकिन संतुलन रहे और वहाँ पर इंसानी जान की कीमत ऊपर हो? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि हम हेल्थ कॉस्ट यानी जो हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उसका क्या लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर और उनके बीमारियों के चलते जो खर्च होता है या उनकी मौतें हो जाती हैं, उसकी क्या वैल्यू होती है, इसको हम समझे। क्योंकि इंडस्ट्री को अगर आप कहेंगे कि मानक आप टाइट स्ट्रिंजेंट मानक आप इस्तेमाल मतलब उपयोग करें, पावर प्लांट्स को आप कहेंगे कि ये करें, तो कहेंगे कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे हम। हेल्थ कॉस्ट की बात पहली बात कोई करता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कमी है। हर विश्व के हर देश में ये जरूर किया जाता है। दूसरा चीज ये है कि जो हमारे जो उपाय हैं वो शुरू से ही थॉट थ्रू होने चाहिए प्रॉपरली। अब जैसे हम बसेस सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से 2001 में दिया था कि 10,000 बसें होनी चाहिए, 2001 से 2023 हो गया, अभी भी 7,000 बसें हैं। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खरीद पा रहे हैं और हमारे पैसे पड़े हुए हैं एनवायरमेंट कंपनसेशन चार्ज के, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी प्लानिंग की कमी है। प्लानिंग हम नहीं कर पा रहे हैं। पूरे एनसीआर क्षेत्र में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड है, उन्होंने अभी तक रैपिड एक्स जो है वो अभी इतनी देर में चालू हो रहा है, पर बसेस अभी भी अवेलेबल नहीं है, कई जगह आप देखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो एक मैं ट्रांसपोर्ट का उदाहरण दे रहा हूँ, ये उदाहरण कई चीजों में लागू होता है, इंडस्ट्रीज में, पावर प्लांट्स में, इंडोर सोर्सेस में, ब्रिक किल्न्स में। गार्बेज मैनेजमेंट आप देखिए शहरों में कि गार्बेज मैनेजमेंट की स्थिति ये है कि लेगेसी वेस्ट हमने जमा करके पहाड़ बना दिया, अब हम उसे साफ कर रहे हैं। तो ये जो बैक एंड फोर्थ, 2 कदम हम आगे बढ़ रहे हैं, 1 कदम पीछे जा रहे हैं, तो ये इकोनॉमी के लिए तो मेरे ख्याल से ये नाकामी है। $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बन भी जाए और उसमें हम 3 बिलियन डॉलर्स अगर हम हेल्थ कॉस्ट में खर्च कर दें, तो वो तो एक में हमारी नाकामी होगी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत जरूरी है कि हम विकास को उस तरह से देखें कि जिससे हमारा एक तो जी, अब एक भगवान साहब का भी इस पे कमेंट ले लेता हूं। नहीं, आपका कहना सही है कि विकास की कॉस्ट एनालाइजेशन भी होनी चाहिए। अगर एक तरफ से जेब में आए दूसरी तरफ से निकल जाए तो मतलब नहीं। भगवान साहब, इस पे आपकी क्या राय होगी, क्या उपाय हो सकता है इसका? सोल्यूशन ये सीधा है कि जैसे राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रम बात करता है कि हर सिटी के जो कमिश्नर है उनका जिम्मेदारी होता है कि एक नोडल ऑफिसर करके सभी डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन हो, सभी डिपार्टमेंट के साथ
एमएमआर रीजन जैसे बॉम्बे में हो या एनसीआर रीजन में है बाकी रीजन के साथ, ये समाधान है कि आगे जाने वाले विषय के ऊपर उससे समाधान निकले। अभी जैसे इंडस्ट्री की बात हुई है, मुंबई में जब ये सिटी क्लीन एयर एक्शन प्लान इम्पोज किया गया, पावर प्लांट की जिम्मेदारी जो है एफजीडी फिक्स करना है, तो वो कंपनी नहीं लेना चाहती है, तो वो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा? तो इसके ऊपर समाधान ये कोऑर्डिनेटेड बैठकर निकालना पड़ेगा। वैसा ही जैसे विवेक जी बता रहे थे कि एमएमआर रीजन में 50% से ऊपर ज्यादा जो फर्नेस ऑयल और कोयला का इस्तेमाल होता है। तो ये इसकी वजह से हम देखते हैं मुंबई से साथ साथ मेरा भाईंदर, नई मुंबई, थाना, उल्लासनगर, ये सभी इलाके हैं प्रदूषण से काफी मात्रा में जूझ रहे हैं। यहाँ पर दूसरा जो विवेक जी ने बताया कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नाम का चीज नहीं है। जैसे हम बदलापुर में जाते हैं, उल्लासनगर में जाते हैं, तो वहां पर खुलेआम अनकंट्रोल्ड ट्रांसपोर्ट का जो ये हो रहा है, तो इसको कहीं तो कहीं कोऑर्डिनेटेड एक्शन की सॉल्यूशन की जरूरत है कि वो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से मिलेगा। और इसके साथ साथ हम जैसे क्वारिंग हो रहा है, ब्रिक किलिंग का जो आसपास में जो खदानें हो रहे हैं, इसके ऊपर कोई नियंत्रण सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट का, उसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर का नहीं हुआ है। ठीक। इसका कारण से ये और यही बढ़ रहा कारण है कि मामला कोर्ट में भी है, कोर्ट ने सबसे सवाल जवाब भी किए हैं, रिपोर्ट मांगी है, अब सेंटर की भी एक टीम आ रही है। तो देखिए, कुल मिला के ये बातचीत तो इतनी लंबी है जिसे आधे घंटे में कंक्लूड तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इतनी बात जरूर समझ में आ रही है आप सब लोगों के कि शायद इस प्रदूषण को ना नए सिरे से समझने की जरूरत है। ये सिर्फ ऐसा फिनोमेना नहीं है जिसको आप गाड़ियां कम करके शायद मैनेज कर लेंगे या ऑड इवन करके मैनेज कर लेंगे, कुछ 2-4 स्मोक प्लांट लगा के मैनेज कर लेंगे, ना ही ये 2-3 महीने की बात है। दरअसल ये लॉन्ग टर्म एक इशू है जिसका एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन चाहिए, जो अर्बनाइजेशन और डेवलपमेंट को पूरा रीएनालाइज करने से शायद आपको मिलेगा। और अब ये उसके लिए हाई टाइम है। अगर उस लेवल पे चीज़ें नहीं होती है तो हो सकता है कि हमने दूसरे शहरों को तो इससे बाहर आते देखा, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, लेकिन उससे हमें बाहर निकलने में कितना वक्त लग जाएगा, कब निकलेंगे और कितना नुकसान झेल चुके होंगे, वो जो कॉस्ट की अभी बात हो रही थी, वो चीज़ें फिर हमें अपने लेवल पर देखनी होगी, कितने फ़ायदे और कितने नुकसान में हम रहते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। और चूंकि ये वक्त ही ऐसा है जिसमें लगातार पोल्यूशन की बात होती है, फिर किसी दिन आप लोगों को हम इन्वाइट करेंगे, फिर बैठेंगे और इसके कुछ और फैक्टर्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आप और हम जो डे टू डे में आम आदमी, उसका क्या रोल हो सकता है, और साथ में गवर्नमेंट एजेंसीज और गवर्नमेंट की तो बात यहां पर है ही। बहुत शुक्रिया, लेकिन फिलहाल आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नमस्कार।